हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर के अंदर फोटॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। उन्हीं में एक प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी कि जो फोटोन होता है उसका रेस्ट मास 0 होता है। ठीक है, देखें कैसे होता है। पहले क्वेश्चन भी अपन से पूछ चुका है इसमें से, दैट रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0 प्रूव करना है अपन को। ठीक है, अब फोटोन का रेस्ट मास मुझे 0 प्रूव करना है। मैं रिलेटिविटी ऑफ मास, आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी ऑफ मास है उससे प्रूव कर सकता हूँ। रिलेटिविटी के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। रिलेटिविटी ऑफ मास के बारे में अपन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बात की थी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है या फिर वो मूव करेगा तो दोनों बार उसका मास सेम नहीं रहता। मोशन में आने पर जो मास है वो वेरी करता है, चेंज होता है ना, वेलोसिटी के साथ। ठीक है, जो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस टाइम उसका जो मास होता है उसको अपन रेस्ट मास बोलते हैं। ठीक है, और मोशन के टाइम जो मास होगा m, वो होता है अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी ऑफ मास, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। रिलेटिविटी ऑफ मास का रिलेशन ये कहता है, आइंस्टीन ने दिया था कि भाई जो m मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, दैट इज m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये होना चाहिए कब? जब वो ऑब्जेक्ट किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो भी अपन यूज कर रहे हैं वो है। ठीक है, c अपना क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है ही, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो रेस्ट मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा किसी भी पार्टिकल के लिए? रेस्ट मास विल बी m नॉट इक्वल टू m अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अपन फोटोन की बात कर रहे हैं। जो फोटोन होता है, फोटोन की जो वेलोसिटी होती है क्या होती है? c, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल ही होती है। फोटोन वेलोसिटी किसका है? लाइट का ही तो है, लाइट का पार्टिकल है, लाइट की इक्वल वेलोसिटी होगी। इसका मतलब जो m नॉट है दैट विल बी m अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दैट विल बी 1 एंड 1 माइनस 1 विल बी व्हाट? 0। तो जो m नॉट है रेस्ट मास है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट मीन्स जो फोटोन है उसका रेस्ट मास क्या होता है? उसका रेस्ट मास 0 होता है। ठीक है, इस तरह अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। अपन ने जो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ा, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन रिलेशन है किस किस का? काइनेटिक एनर्जी का। किसके साथ? फ्रीक्वेंसीज के साथ, है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसीज के साथ अपन ने निकाला, उस रिलेशन से अपन काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन वेवलेंथ के साथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो देखते हैं द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ। देखो, मुझे पता है कि भाई अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्या कहती है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये कहती है कि भाई काइनेटिक एनर्जी ई की जो होती है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज एच न्यू माइनस का न्यू नॉट होती है। जहाँ न्यू क्या है? वो जो अपने पास रेडिएशन इंसिडेंट हुआ इसकी फ्रिक्वेंसी है। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, अच्छा अगर अपन फॉर्मूला देखें, अपन को पता है कि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? न्यू इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्बडा। ठीक है, वही लाइट के लिए तो बात कर रहे हैं ना अपन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? c, और न्यू नॉट क्या हो जाएगा? c तो सेम रहेगी, लैम्बडा उसके रेस्पेक्टिव थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्बडा नॉट हो जाएगा। दैट मीन्स जो ई के है दैट विल बी व्हाट? एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस का सी अपॉन लैम्बडा नॉट। दैट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी ई के है दैट विल बी एस सी 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट। सॉल्व कर सकता हूँ इसको सिंपली। ई के इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस सी
लैम्डा एंड लैम्डा नॉट एलसीएम आ गया, लैम्डा नॉट माइनस का क्या हो जाएगा लैम्डा। दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है। अच्छा, ये जो काइनेटिक एनर्जी मैंने वेवलेंथ की फॉर्म में निकाली है ना, ये अपन जो है वो काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। अपन को पता है, देखो यहाँ से एक सेपरेट पॉइंट है, इससे अपन ये बोल रहे थे कि भाई जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, है ना, उस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में अपन ने देखा था। फिर उस इलेक्ट्रॉन को रोक कौन रहा था? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल से ही उतनी एनर्जी जनरेट हो रही थी, कितनी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ठीक है, तभी तो अपना इलेक्ट्रॉन रुक गया ना। ठीक, इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल से जनरेटेड, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। अब वन को पता है कि भाई अपन ने अगर चार्ज Q अपने पास है, पोटेंशियल V है, ठीक है, तो एनर्जी जनरेटेड क्या हो जाएगी? भाई कितना वर्क करना पड़ेगा? W इक्वल टू क्यू वी, V इक्वल टू W अपॉन Q, है ना, और वर्क डन विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स की पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या हो जाएगी? Q इज इलेक्ट्रॉन, E, और V पोटेंशियल कितना लगाया है मैंने? स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल। दैट मीन्स कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल से लगेगी? U इक्वल टू EV नॉट। और वो किसके इक्वल होगी? इलेक्ट्रॉन को रोक रही है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। इसका मतलब E के ऑल्सो किसके इक्वल हो जाएगा? EV नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आ सकता है E के का, EV नॉट। ठीक है, इसको भी अपन यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई। अब देखो, ये जो अपन ने पार्टिकल नेचर पढ़ा है ना, अब पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो पार्टिकल की फॉर्म में, पार्टिकल विच इज फोटोन की फॉर्म में ट्रैवल करती है और प्रोपगेट होती है। इससे पहले चल रही थी वेव थ्योरी। ठीक है, वो ये बोलती है कि भाई एनर्जी जो है वो वेव की फॉर्म में प्रोपगेट हो रही है। अपन ने पढ़ा भी कि भाई जो लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट है उसने वेव थ्योरी को ही तो फेल किया। ठीक है, लेकिन क्या है कि भाई जब ये पार्टिकल थ्योरी या क्वांटम थ्योरी इसको अपन बोल रहे हैं, ये एग्जिस्टेंस में आ गई, इसके बाद भी क्या है, कन्फ्यूजन बना रहा। कन्फ्यूजन क्यों बना रहा? क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, लाइट का पोलराइजेशन हो गया, अपन ने पढ़े हैं पहले ही वेव ऑप्टिक्स में। ये एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं कि इनको आप वेव नेचर के थ्रू ही प्रूव कर सकते हो। याद करो इंटरफेरेंस की, जब अपन ने फिनोमेना पढ़ी थी तो उसके अंदर जो पता मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसका निकाला है, फॉर्मूले जो निकाले हैं वो वेव नेचर को ही बेस मान के निकाले हैं। ठीक है, जबकि यहाँ जो एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ रहे हैं, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, है ना, एक रमन इफेक्ट है या कॉम्पटन इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अपने सिलेबस में तो वही अपन ने पढ़ा है। ये एक्सपेरिमेंट किससे प्रूव हो रहा है? ये पार्टिकल नेचर से प्रूव हो रहा है। ये पार्टिकल नेचर को प्रूव भी कर रहा है कि वेव नेचर नहीं हो सकता, पार्टिकल नेचर हो सकता है। हाँ, इंटरफेरेंस को अपन पार्टिकल नेचर से प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब इस नेचर में ऐसे एक्सपेरिमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी फिनोमेना भी एग्जिस्ट करती हैं जो ओनली वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकती हैं। साथ में ऐसी फिनोमेना भी एग्जिस्ट कर रही हैं जो ओनली पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन हो रही हैं। ठीक है, तो एक कॉमन थ्योरी हमें चाहिए जो दोनों फिनोमेनास को एक्सप्लेन कर सके। भाई ऐसा तो है नहीं कि लाइट का बिहेवियर जो है वो दो बिहेवियर हो जाएंगे। एक फिनोमेना करते टाइम तो एक तरीके की लाइट आ रही है, दूसरा फिनोमेना करते टाइम दूसरे तरीके की लाइट आ रही है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन इसका दिया वो डी ब्रोगली ने दिया, और डी ब्रोगली ने डुअल हाइपोथेसिस दी। उसी ने बताया कि लाइट जो है, रेडिएशन जो है, उसका डुअल नेचर होता है। देख रहे हैं अपन नेचर में दो तरीके का नेचर है, दो तरीके का नेचर है लाइट का, रेडिएशन का। ठीक है, तो यहाँ से डुअल हाइपोथेसिस एग्जिस्टेंस में आई। तो विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज डी ब्रोगली डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस। देखो क्या है डी ब्रोगली डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस। अपन बोल रहे हैं कि भाई वेव नेचर से आप इंटरफेरेंस को कर सकते हो डिस्क्राइब, है ना, और
डिफ्रैक्शन को कर सकते हो और पोलराइजेशन को कर सकते हो। हाँ, अपन ने जो रिफ्लेक्शन था उसको भी तो एक्सप्लेन किया था वेव थ्योरी का यूज़ करके, ठीक है। वो पार्टिकल थ्योरी से भी हो सकती है एक्सप्लेन। अगर मैं पार्टिकल नेचर देखूं तो उससे देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, वो तो अपन ने पढ़ ही लिया है ना। एक अपना कॉम्पटन इफेक्ट है, ठीक है, और भी काफ़ी इफेक्ट हैं जो पार्टिकल नेचर से प्रूव हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई कुछ एक्सपेरिमेंट्स में तो अपन को मैटर का, रेडिएशन का वेव नेचर देखने को मिल रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट में अपन को उसका पार्टिकल नेचर देखने को मिल रहा है। अच्छा, दोनों एक्सपेरिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों फिनोमेना, दोनों टाइप की फिनोमेना एग्जिस्ट कर रही हैं। इसका मतलब लाइट का या रेडिएशन का नेचर वेव भी है, रेडिएशन का नेचर पार्टिकल भी है। तो एक्चुअली में क्या किया कि जो डी ब्रोगली था उसने दोनों हाइपोथेसिस को, दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया। उसने बोला कि एक्चुअली में क्या है कि एक जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल नेचर के बारे में बोला कि भाई पार्टिकल हो सकता है लाइट का, रेडिएशन का, ठीक है, लेकिन क्या है कि भाई जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल है ना, पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो क्या है कि कभी कभी तो वेव की तरह बिहेव करता है और कभी कभी वो पार्टिकल की तरह वेव करता है। तो उसने बोला कि एक्चुअली में ऐसा हो सकता है कि है वो पार्टिकल ही, लेकिन हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव अटैच है, हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव अटैच है। मतलब मटेरियल का पार्टिकल जो है, मटेरियल के पार्टिकल के साथ क्या अटैच है, वेव अटैच है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ जगह पे तो उसका पार्टिकल नेचर अपन को देखने को मिलता है और कुछ जगह वेव अटैच है पार्टिकल के साथ, इसलिए उसका अपन को वेव नेचर देखने को मिलता है। और उसने बताया कि ये जो वेव अटैच है ना पार्टिकल के साथ, यही उस पार्टिकल को कंट्रोल करती है हर तरीके से। और ये जो वेव पार्टिकल के साथ अटैच है, इस वेव को उसने बोला मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव। तो एक नए टाइप की वेव विच आर मैटर वेव्स, है ना, या फिर उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डी ब्रोगली वेव, वो एग्जिस्टेंस में आ गई। अभी मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव क्या है, ये वेव है जो अटैच हैं किसके साथ, मटेरियल पार्टिकल के साथ, है ना। अब मटेरियल पार्टिकल कुछ भी हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, फोटोन भी हो सकता है। इसने बोला कि भाई ये तो क्या है कि ये जो डी ब्रोगली वेव है ना, ये कॉन्सेप्ट सबके लिए अप्लाइड है, रेडिएशन हो उसके लिए अप्लाई है, कोई मटेरियल पार्टिकल है उसके लिए भी अप्लाइड है ना। इस नेचर में मिलने वाले सारे टाइप के पार्टिकल्स के लिए क्या है, ये अप्लाइड है। मतलब सबका वेव नेचर अपन को देखने को मिल सकता है, मतलब सारे पार्टिकल्स के साथ वेव अटैच होती है, ठीक है। अब ये जो वेव अटैच हो रही है, इसके लिए क्या किया उसने, इसने दोनों थ्योरीज को मिलाया है ना। इसने वेव नेचर का जो कॉन्सेप्ट है और पार्टिकल नेचर का जो कॉन्सेप्ट है, उन दोनों को मिलाया है। तो ये जो वेव है जिसको ये मैटर वेव बोल रहा है, वेव है तो वेव की कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेव की जो वेवलेंथ हो गई उसको क्या बोला है इसने, डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला। उसको भी अपन फाइंड कर सकते हैं। देखो अपन जानते हैं आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन क्या है, इक्वल टू mc स्क्वायर, यही है ना। अपन एनर्जी का और भी फॉर्मूला जानते हैं, क्वांटम थ्योरी या पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि भाई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। ऐसे दोनों एनर्जी के फॉर्मूलाज ही, ठीक है। अब एनर्जी के फॉर्मूलाज हैं तो सेम होने चाहिए। अगर दोनों को कंपेयर कर दूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई कि एच न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर। दैट मीन्स एम विल बी व्हाट, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि भाई जो मोमेंटम होता है पार्टिकल का, मूविंग मटेरियल पार्टिकल है, पार्टिकल का मोमेंटम एम इक्वल पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी। फोटोन के लिए ले रहा हूं तो वो एम सी हो जाएगा, सी लिया मैंने वहां पे, ठीक है।
तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा m विच इज एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा C। क्या आया मेरे पास, ये P इक्वल टू एच न्यू और में क्या आ गया C। अपन जानते हैं C अपॉन न्यू क्या होता है, लैम्बडा। दैट मीन्स P इक्वल टू क्या हो जाएगा H अपॉन लैम्बडा। दैट मीन्स लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा H अपॉन P। दैट मीन्स जो वेव अटैच है मटेरियल पार्टिकल के साथ, जिसको अपन मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव बोल रहे हैं, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्बडा इक्वल टू H अपॉन P होगी। ठीक है। अच्छा, ये P m से लिया है मैंने फोटोन के लिए, लेकिन अगर जनरल फॉर्मूला देखूं तो लैम्बडा इक्वल टू H अपॉन m भी होगा, है ना। अगर मैं हर एक मटेरियल पार्टिकल के लिए एक जनरल फॉर्मूला निकालूं, दैट विल बी लैम्बडा इक्वल टू H अपॉन P विच इज mb। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव, है ना, क्या इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ कोई रिलेशन है क्या? क्योंकि अपन ये बोलते हैं कि सारी वेव्स क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सारी एनर्जीज। लेकिन अगर मैं देखूं तो इनके जनरेशन में जो फॉर्मूला मेरे पास मिला है H अपॉन mb, चार्ज का कोई रोल नहीं है इसमें। जबकि अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो जनरेट होती हैं वो किससे होती हैं, ऑसिलेटिंग चार्ज से, ठीक है, या एक्सेलरेटिंग चार्ज से। जबकि मैटर वेव्स के जनरेशन में चार्ज का कोई रोल नहीं है। अगर पार्टिकल पे चार्ज नहीं है तो भी वो मैटर वेव कंटेन करेगा। जैसे फोटोन है, कोई चार्ज नहीं होता लेकिन मैटर वेव कंटेन करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैटर वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, वो उनसे डिफरेंट टाइप की वेव्स हैं। ठीक है। अच्छा, मान लो यहाँ पे V की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर दूँ, तो लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा H अपॉन 0, मतलब लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। पॉसिबल ही नहीं है इनफाइनाइट लैम्बडा होना। अगर मान लो V इक्वल टू इनफाइनाइट रख दूँ तो H अपॉन इनफाइनाइट लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो भी वेव खत्म हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि भाई वेव जो है ना, V 0 हो तो भी अटैच नहीं हो सकती, V इनफाइनाइट हो तो भी अटैच नहीं हो सकती। मतलब अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो भी उसके साथ कोई वेव अटैच नहीं होगी, मैटर वेव। और अगर वो पार्टिकल इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी उसके साथ कोई वेव अटैच नहीं होगी। इसका मतलब ये हो गया कि मैटर वेव ओनली उस पार्टिकल के साथ अटैच हो सकती है जो फाइनाइट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब उसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वेलोसिटी होनी चाहिए, है ना, जिसको अपन मेजर कर सकें, ऐसी उसकी एक वेलोसिटी होनी चाहिए, तो ही उसके साथ जो वेव है वो अटैच होगी। अगर रेस्ट में है या फिर इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो अपने पार्टिकल के साथ कोई वेव अटैच नहीं होगी। ठीक है भाई। सो दिस इज डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस ऑफ डी ब्रोगली। ठीक है। इस डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस के थ्रू डी ब्रोगली ने जो कंफ्यूजन था दोनों थ्योरीज के बीच में, पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी के बीच में, उस कंफ्यूजन को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब तब से रेडिएशन के लिए यही थ्योरी, एनर्जी के लिए यही थ्योरी अपने एग्जिस्टेंस में है। मतलब अपन ये मान के चलते हैं आज के टाइम पे कि जो नेचर है वो कैसा है, नेचर है रेडिएशन का डुअल नेचर है। ठीक है। अपन ने जो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाली, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ अपन ने मोमेंटम की फॉर्म में निकाली है। इसको अपन एनर्जी की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। देखो अपन को पता है काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, ई के विच इज हाफ mb स्क्वायर, है ना।
मोमेंटम में कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको फॉर्मूला को, ई के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर है, एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड अगर मैं कर दूँ इसको, ई के क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। अपन जानते हैं एम बी इक्वल टू क्या होता है पी। दैट मीन्स इस फॉर्मूला को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई के इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। दैट मीन्स जो पी है वो क्या हो सकता है अंडर रूट 2m ई के। ये हो सकती है मोमेंटम की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में। और अपन को पता है कि भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी। सो लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी इज व्हाट अंडर रूट 2m ई के। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पुट करके कोई पार्टिकल की अगर मुझे पता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पुट करके उसका मास पुट करके मैं उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई मेरे पास पार्टिकल है, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल है जो एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ही है, तो उसकी देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ मैं कैसे निकालूंगा। देखें एक बार, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है ना, और उसमें भी किसकी निकालनी है मुझे, इलेक्ट्रॉन की। मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, मैं क्या निकाल रहा हूं, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, उसमें भी आगे इलेक्ट्रॉन की निकाल दूंगा, है ना। देखो मेरे पास जो फॉर्मूला है ना डी ब्रोगली वेवलेंथ का इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, क्या है, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m ई के, ये फॉर्मूला है ना। लेट मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने बी पोटेंशियल अप्लाई किया, जिस पर पोटेंशियल अप्लाई किया उससे वो एक्सेलरेट हो गया। कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट अपन, ठीक है। तो देखो लेट एन चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल v, ठीक है। अब v पोटेंशियल से अपन ने उसको एक्सेलरेट किया है q चार्ज को, ठीक है, चार्ज पार्टिकल क्या है q है, v पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, जितना उस फील्ड ने उसके ऊपर वर्क किया होगा उसके इक्वल होगी। तो वर्क डन w इक्वल टू क्या होता है qv, ठीक है। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है E के वो भी किसके इक्वल होगी, qv के इक्वल होगी, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं उसकी वेवलेंथ लैम्बडा निकालूं, लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m ई के इज qv। तो मुझे मास अगर पता है, चार्ज पता है, किस पोटेंशियल से मैंने उसको एक्सेलरेट किया है ये मुझे पता है, तो मैं उस चार्ज पार्टिकल की, मूविंग चार्ज पार्टिकल के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। मान लो मैं इलेक्ट्रॉन के लिए करता हूँ, है ना। तो देखो फॉर इलेक्ट्रॉन जो लैम्बडा है वो क्या हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2, मास भी इलेक्ट्रॉन का आएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा और पोटेंशियल मुझे पुट करना पड़ेगा। h प्लांक कांस्टेंट है 6.6 × 10⁻34, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता है 9.1 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मुझे पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। पुट कर देता हूँ, लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.6 × 10⁻34 अपॉन अंडर रूट 2, m की वैल्यू कितनी है 9.1 × 10⁻31, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 और क्या हो जाएगा v
तो क्या आ गया है 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन ये अंडर रूट 3.2 हो जाएगा 1.6 इंटू 2 9.1 ये -30 तो -50 हो जाएगा और इनटू में क्या हो जाएगा वही। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास लैम्बडा की वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम के अंदर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में जिस भी पोटेंशियल से मेरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है वो वैल्यू पुट करके मैं इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ जो उसके साथ एसोसिएटेड है वो फाइंड कर सकता हूँ। नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन, पहले यहाँ से क्वेश्चन आए हैं मुझे अल्फा पार्टिकल देते तो मुझे उसका चार्ज पुट करना है, मास पुट करना है, पोटेंशियल पुट करना है ना, और भी प्रोटॉन भी देते तो उसको मुझे चार्ज मास पुट करना है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, वेरियस पार्टिकल्स के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना वो फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं अपने पास गिवन बुक के अंदर, वो आप करके वहाँ से सॉल्व उसको करके क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी हो गई डी ब्रोगली वेवलेंथ्स। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चंस और एक लास्ट टॉपिक के साथ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।